हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहें। दोस्तों, आज से हम लोग, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर के बारे में कुछ बातें बताई थी जो कि गवर्नमेंट जॉब में अकाउंट्स के पेपर में आती हैं, उनसे रिलेटेड मैंने चैप्टर्स में कुछ बातें आपको डिस्क्लोज की थी। आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इन प्रैक्टिस से आप वनडे एग्ज़ाम में जहाँ भी कॉमर्स पूछी जाती है, वनडे एग्ज़ाम के लिए आपकी ये वीडियो बन रही है जहाँ कॉमर्स आती है, इसी वीडियोस से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा आपको कि कहाँ पर कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसका आंसर क्यों है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, जैसे सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट इज एनालिटिकल नेचर का होता है। क्योंकि बेटा अकाउंटेंट का काम लेजर, स्पेशली लेजर बनाना होता है। देखिए, लेजर जो होते हैं, लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर क्या है? लेजर एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है। और बेटा लेजर हम लोग बनाते हैं एनालिटिकल ऑर्डर में। एनालिटिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है? एनालिटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि एक साइड डेबिट और दूसरे साइड क्रेडिट में सारी एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं, तो ये एनालिटिकल ऑर्डर कहलाता है। तो बेटा इसीलिए अकाउंटेंट का जो रोल है वो एनालिटिकल है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज क्रिएटेड एज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बेटा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दो प्रकार की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। ऐसी संपत्तियां जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो संपत्तियां हमारी टेंजिबल कहलाती हैं। और जिसे नहीं छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो इनटेंजिबल कहलाती है। तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग आप टच कर सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं कि ये भूमि है और ये बिल्डिंग है, तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। अगला क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इंटरप्राइजेस पर्टेन्स टू इंडिविजुअल बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है, कोई भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी इंटरप्राइज की जो है इंडिविजुअल बिजनेस इंटरप्राइज कहलाएगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व ओनली द रिकॉर्डिंग। बेटा अकाउंटिंग में केवल रिकॉर्डिंग नहीं होती, चार बातें होती हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। अमाउंट ओड टू आउटसाइडर अदर देन प्रोपराइटर इज कॉल्ड कैपिटल। नहीं बेटा, कैपिटल वो सारे आइटम होते हैं जो अमाउंट ओड टू आउटसाइडर, बेटा आउटसाइडर से नहीं, प्रोपराइटर से जो पैसा मिलता है वो हमारा होता है कैपिटल। तो ये भी गलत हो गया। डेबिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स, और ऐसा तो नहीं है, डेबिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स नहीं, डेबिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स। क्योंकि जब एसेट्स बिजनेस में बढ़ती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं, तो इसलिए डेबिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स, ना कि डिक्रीज इन एसेट्स। और अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल, अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिकली एजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें भी पीरियड की बात आई, नीचे भी आई, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट्स ऑफ सेल, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड हेयर। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, जहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही सेल होगी वैसे ही हम अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे या मान जाएंगे कि हमारी इनकम हो चुकी है। The assumption that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as going concern. बेटा बिजनेस फ्यूचर में नहीं बंद होगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलो
आगे देखो, कंपनीज मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लीस्ट ईयरली ड्यू टू द एजम्पशन ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल बनाती है? ड्यू टू द एजम्पशन, किस एजम्पशन को मानकर, किस थिंकिंग को मानकर? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को देखकर कंपनी ऐसा करती है। चलो, या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनीज को हर साल अपनी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, 9 नंबर क्वेश्चन है। ए पर्टिकुलर एसेट्स आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, स्टेट द नेम ऑफ द रेलिवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड हेयर। बेटा कंसिस्टेंसी कह रहा है कि हर साल एक ही आपने WDV मेथड डेप्रिसिएशन मान लिया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड मान लिया, वही आप ईयर आफ्टर ईयर हर साल लगा रहे हैं। तो बेटा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बोला उन्होंने। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बताएंगे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। बेटा यही दो इंफॉर्मेशन ऐसी है जो रेलिवेंस और रिलायबिलिटी है। दो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो अकाउंटिंग के अंदर दिखनी चाहिए। रेलिवेंस जो हमारे लिए ज़रूरी है, रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीय हो। ऐसा ना हो कि डाटा हमने कोई भी दोस्तों लगा दिया और कोई भी। ओके, क्लियर हो रही बात? जो एक्चुअल है वही होना चाहिए, जिससे कि हम उस डाटा पर विश्वास कर सकें और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये घुमा फिरा कर कैसे भी आएगा, आपको ये याद रखना है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऐसा भी हो सकता है लायबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस एसेट्स, सॉरी एसेट्स माइनस कैपिटल, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपको एक याद रखना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो इधर देखते हैं 21, सॉरी चलो इधर देख लेते पहले, यहाँ तक 12 नंबर। The liabilities of a firm are 6,000. The capital of the proprietor is 4,000. The total assets are, देखिए लायबिलिटीज 6,000 है, कैपिटल 4,000 है और एसेट्स बोल दिया, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। ये ऊपर वाला कौन सा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स निकालना है, लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दो तो 10,000, 6 और 4 10। वेरी गुड। आगे देखो, इफ अ फर्म बारो एज सम ऑफ मनी देन देयर विल बी। बेटा अगर कोई सम ऑफ मनी फर्म उधार लेती है, कुछ पैसा उधार लेती है, देन देयर विल बी नो इफेक्ट इन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो प्रोपराइटर का होता है और उधार हम बाहर से ले रहे हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर्स होंगे ना कि कैपिटल, तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। चलो, ड्राइंग अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसने पैसा निकाला या माल निकाला। बैंक अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, SBI है या जो भी एक बैंक है उसके बैंक का नाम होगा तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है, क्योंकि हमारा स्टॉक हमारी एसेट्स का काम करती है, और बेटा जितनी भी एसेट्स होती हैं दोस्तों वो सभी एसेट्स होती रियल होती हैं। और रियल क्यों होती हैं? क्योंकि रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता, और किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म या किसी भी व्यक्ति की जो वास्तविकता होती है वो बेटा उसकी एसेट्स से झलकती है। एसेट्स की वजह से रियल अकाउंट के अंदर हमारी एसेट्स आती हैं। चलो, एसेट्स ही बताती है कि उस व्यक्ति की एक्चुअल में क्या औकात है, क्या उसकी वास्तविकता है, एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है। इसीलिए रियल अकाउंट एसेट्स से रिलेटेड होता है, और एसेट्स के अंदर स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, परचेज, ये सब ट्रीट की जाती हैं। गुडविल अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एसेट्स है। आ जाओ, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इनकम है, पैसा वापस आ गया। इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट एक्रूड क्या है? नॉमिनल है, क्योंकि पैसा मिल गया। चलो
21 नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ नॉन ऑफ एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ यूज्ड प्लांट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। समझ लीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ यूज्ड प्लांट, कोई प्लांट है जो कि यूज हो चुका है, अब उसे आपने बेच दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पुराना प्लांट बेच दिया, वो आपका बिजनेस नहीं था। आपका बिजनेस तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना था, लेकिन वहाँ का कोई पुराना प्लांट था, कोई मशीन थी पुरानी, उसको बेच दिया, उससे आपको प्रॉफिट हो गया। तो जो हमारा बिजनेस नहीं होता वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, और उसके बाद भी हमें इनकम हो जाए, ऐसा काम जो हम बिजनेस के तौर पे नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें इनकम हो जाए, तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है। और ऐसा काम जो हम कर रहे हैं उसके बाद हमें इनकम ना हो, सॉरी, ऐसा काम जो हम कर रहे हैं उससे हमें इनकम हो तो ऑपरेटिंग इनकम, जो कि सेल होती है किसी प्रोडक्ट की जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसे ही सेल हमने कर दी जो हमारा बिजनेस था ही नहीं, लेकिन हमने उसको भी बेच दिया, तो ऐसे उससे हमें प्रॉफिट हो गया, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वेरी गुड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ करेंट एसेट्स अकाउंट्स रिसीवेबल। इस चैप्टर के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि बैलेंस शीट 11th क्लास 11th की बैलेंस शीट में अगर आपके पास कोई भी किताब है, क्वेश्चन बैंक है अकाउंट्स की, तो उसमें बैलेंस शीट वाला चैप्टर ओपन करिएगा, फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर, और उसमें आप लोग करेंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ पूरी लर्न कर लीजिएगा। क्लास 12th में भी मिल जाएगी। क्लास 12th की शेयर और डिवेंचर के बाद जो कंपनी बैलेंस शीट का चैप्टर है, कंपनी बैलेंस शीट के चैप्टर में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो लर्न कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन बनता है करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है। अभी हमने आपको यहाँ बता दिया, नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स का काम करेगी। चलो, नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला ही है दोस्तों करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ए रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। रिजर्व जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज किया जाता है। स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड आइटम्स हेल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक इन ट्रेड में फिक्स्ड एसेट्स का कुछ भी नहीं आता। चलो, द कंपेरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विद द सेल ऑफ सेम ईयर, वर्टिकल कंपेरिजन, वर्टिकल बनता है इसलिए वर्टिकल कंपेरिजन। According to a going concern concept, a business is viewed as having an indefinite life. बिजनेस की लाइफ indefinite है, डिसाइड नहीं की जा सकती। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। और बिजनेस में ऐसे डिसीजंस कंटिन्यू लेने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। डेबिट मीन्स एंड इंक्रीज इन एसेट्स। डेबिट मीन्स एंड इंक्रीज इन एसेट्स बता भी चुके हैं पहले। क्रेडिट मीन्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। एक बात याद रखिएगा, डेबिट के 3 मतलब होते हैं, क्रेडिट के 3 मतलब होते हैं। अकाउंटिंग के अंदर डेबिट के 3 मतलब, क्रेडिट के 3 मतलब। सुन लो, डेबिट के 3 मतलब कौन से? डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का नियम कि डेबिट द रिसीवर, यानी डेबिट क्या होता है? रिसीवर होता है। दूसरा रूल, डेबिट क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, जितनी भी एसेट्स बिजनेस में खरीद कर आएंगी वो सब डेबिट होंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन। और तीसरा डेबिट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसी तरह 3 चीज़ें बच्चों क्रेडिट होती हैं दोस्तों। पहला क्या? पहला क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जितनी एसेट्स बिजनेस से सेल होकर जाएंगी वो सब क्रेडिट होंगी। और तीसरा ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल इनकम प्रॉफिट गेन्स आर क्रेडिट। ये याद रखिएगा, 3 चीज़ें क्रेडिट, 3 चीज़ें डेबिट। वेरी गुड। चलो, the process of recording a transaction in the journal is called journalizing. The process of recording ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस कहलाता है जर्नलाइजिंग। नॉर्मली पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आर बैलेंस्ड, केवल पर्सनल और रियल को बैलेंस किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होता। परचेज ऑफ एन एसेट्स इज एन एक्सपेंडिचर,
एक खर्चा है, एसेट्स को खरीदना एक एक्सपेंडिचर है। पेटेंट्स राइट इज रियल अकाउंट, पेटेंट एक रियल अकाउंट है बेटा। पेटेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, चलो मैं बता देता हूँ। पेटेंट क्या होता है, सुन लो ध्यान से। जब भी कभी हम कोई भी अपनी चीज़ का डिजाइन रजिस्टर्ड कराते हैं और उस फार्मूले को रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद उसका बिजनेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट। उस पेटेंट का हम पैसा देते हैं, फिर हमारी तरह की डिजाइन का बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता। सपोज हम कार के मालिक हैं और हमने क्या किया बेटा, हमने अपने नाम की कार डिजाइन कराई और हमने कहा कि हम जो भी कार लॉन्च करेंगे उसका डिजाइन ऐसा ही होगा। अब अगर मेरी कार बहुत चलने लगे और कोई और डिजाइन वैसी बनाकर घर के अंदर से कार की सप्लाई करने लगे, तो फिर हमारा बिजनेस का लॉस होगा ना। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस का लॉस हो। दैट्स वाई हमने अपने डिजाइन का रजिस्ट्रेशन कराया और इसको ही हम लोग पेटेंट कहते हैं। अब कोई भी बंदा मेरे जैसे डिजाइन की कार नहीं बना सकता है, और अगर उसने बनाया तो मैं उसको केस कर सकता हूँ और पूरे पैसे वसूल सकता हूँ। ये पेटेंट की पावर है। मेरे ख्याल से पेटेंट राइट का मतलब आप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न, सॉरी, देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस? याद रखिए, कैरिज इनवर्ड एक खर्चा है, इसका बैलेंस डेबिट होता है। कैरिज आउटवर्ड एक खर्चा है, इसका बैलेंस डेबिट होता है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न कहते हैं और सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई है, रिटर्न इनवर्ड हुआ है, बाहर से माल वापस आया है, माल बिका था वापस आया, सेल्स रिटर्न। और से रिटर्न आउटवर्ड बेटा परचेज रिटर्न, हमने खरीदा, माल में गड़बड़ी निकली, मैंने वापस कर दिया, फायदा हुआ, तो परचेज रिटर्न यानी कि क्रेडिट होगा, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, माल वापस गया। व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट? व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट? रिटर्न आउटवर्ड, इसलिए क्रेडिट होगा। चलो, कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? सारे कैश रिसिप्ट और सारी कैश पेमेंट। परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, परचेज बुक में केवल ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आपने राम से माल खरीदा, श्याम से माल खरीदा, हरि से खरीदा, मोहन से खरीदा, गीता से खरीदा, सीता से खरीदा, पेमेंट बाद में करेंगे। सारे ऐसे आइटम्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। नगद माल नहीं रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में, वो कैश बुक में चला जाएगा। सेल्स बुक इसी तरह बेटा, सेल्स बुक में जितनी भी उधार माल बेचोगे वो सब सेल्स बुक में दिखा देना। ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स केवल होने चाहिए, गुड्स, एसिड्स नहीं, केवल गुड्स। गुड्स मीन्स क्या? जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं वो गुड्स होती है, और जिस वस्तु को व्यापार करने के लिए प्रयोग करते हैं वो एसेट्स होती है। आपके बिजनेस में फैन लगा होता है ऊपर, उसको बेच नहीं देते हो, वो आपकी एसेट्स है, यानी कि व्यापार करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हो तो वो एसेट्स है। लेकिन जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हो वो आपकी क्या है? गुड्स है। याद रखना, तो सारे गुड्स जो आप उधार बेच रहे हो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? लेजर को बेटा ओरिजिनल एंट्री बुक नहीं कहते हैं, जर्नल को कहते हैं। द इम्प्रेस्ड सिस्टम, पेटी कैश बुक में एक इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है जिसमें विस्तार से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखो, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। आगे देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड, discount allowed for a prompt payment received by a concern, name the book, original entry would be stated transaction entered। तो बेटा कैश बुक में ये अलाउड किया जाए, डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में दिखाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज? डेबिट इंक्रीज, मशीनरी अकाउंट, डेबिट बैलेंस को बढ़ा देगा क्योंकि मशीन खरीदी। गुड्स द पेमेंट of which is due for 2 months were sold for Messrs Bell and Company 1000। Name the book of original entry the stated transaction be entered। सेल्स बुक, क्योंकि माल बेच रहे हैं ना। गुड्स द पेमेंट ऑफ विच इज ड्यू, उधार बेचा। देखिए अभी क्योंकि पेमेंट ड्यू है, माल उधार बेचा है। किसको बेचा? मैसर्स बेल एंड कंपनी को बेचा। कितने रुपए का बेचा? 1000 रुपये का बेचा। कितने महीने के लिए बेचा? 2 महीने के लिए बेचा, मतलब कि 2 महीने बाद पेमेंट लेंगे हम, तो उधार बेचा। उधार की एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? सेल्स बुक में। फटाफट बताना है आपको। चलो, ओपनिंग कैपिटल ऑफ कंपनी इज, जो भी दिया हुआ है, इफ पी अर्न प्रॉफिट 2000 इन द फर्स्ट ईयर देन इट्स क्लोजिंग कैपिटल विल बी।
तो बेटा ओपनिंग कैपिटल से हमको कहाँ पे आना है, क्लोजिंग कैपिटल पे आना है। याद रखना ओपनिंग से क्लोजिंग पे आना है, सीधा सीधा चलोगे। 10,000 रुपये का आपका कैपिटल थी, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो क्लोजिंग कैपिटल 12,000। एक्स लेंड मनी टू वाई, तो एक्स ने उधार दिया है वाई को। इन दिस केस वाई बिकम, वाई क्या बन गए, वाई डेटर बन गए, वाई से पैसा मिलेगा आप कुछ दिन बाद। चलो, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल ऑफ द एबव। देखो अकाउंटिंग की सभी ब्रांच है ना दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, बहुत सारी ब्रांच है, जिनमें से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसी तरह से हमारे ब्रांच अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के ब्रांचेस हैं। तो सभी आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द रिकॉर्ड कीपिंग डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल अकाउंट में ये तीनों चीज़ें दिखाई जाती हैं दोस्तों। कह रहे विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एम टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड टू हेल्प, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्टली कैश सिस्टम, गवर्नमेंट कभी भी उधार में काम नहीं करती, कैश में करती है। भले 4 रुपये ले लेकिन कैश लेगी, उधार का काम नहीं करती गवर्नमेंट, इसलिए कैश सिस्टम कहते हैं इसको। चलो एक और स्लाइड है ये वाली। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मर्चेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, दोनों में प्रिंसिपल को डिवाइड किया गया है। द कॉमन डिनोमिनेटर चूजन इन अकाउंटिंग इज मॉनेटरी यूनिट। डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। अकॉर्डिंग टू which concept the total amount debited is always equal to total amount credited। डुअल एस्पेक्ट्स में बराबर होता है, डेबिट में जितना उतना ही क्रेडिट में। liabilities to honor is refers to as capital, liabilities to honor is refers to as capital, याद रखना ऑनर्स के लिए liabilities कैपिटल होती है। इसके बाद देखो द टर्म मैचिंग मीन्स appropriate association of related revenue and expense, revenue और expense आपस में मैच करने चाहिए। which convention implies that accounting practices should be remain the same from year to year, consistency, हर साल एक ही मेथड फॉलो करेंगे। making provision for bad debts in respect of doubtful debts is an example of which accounting convention, conservatism। बेटा डाउटफुल डेब्ट, हमें डाउट है ना कि कोई हमें लॉस हो सकता है, तो जब भी डाउट होगा तो फ्यूचर के लॉस को इसी साल दिखा लो, फ्यूचर के प्रॉफिट को इस साल मत दिखाओ, ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट से रिलेटेड है, बता चुके हैं पहले। चलो थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके बीएड के एग्ज़ाम में जो कॉमर्स आती है, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी पीएसयू यूनिट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इन सब में हमारा ये वीडियो काम आएगा बेटा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं और आपको कॉमर्स का सही नॉलेज दे सकूं और कॉन्फिडेंस आप में भर सकूं। इस चैनल को आपको चलाना है। चलिए आइए देखते हैं, ये आपका परिवार है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे। The left side of an account is called debit side, the left side of an account is called debit side। याद रखना लेफ्ट में डेबिट, जब लेजर बनाते हैं तो लेजर में बेटा लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट कहलाता है। चलो राइट साइड ऑफ एन अकाउंट क्रेडिट साइड, इफ़ यू परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट देन द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व आर परचेज अकाउंट एंड राम्स अकाउंट। क्योंकि राम से खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यानी व्हेन ए फर्नीचर इज परचेज फॉर कैश फर्नीचर अकाउंट इज डेबिट होगा ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में फर्नीचर खरीदा है। इफ़ यू पे सैलरी टू योर क्लर्क द अकाउंट्स इन्वॉल्व आर बोथ, सैलरी क्लर्क को दे रहे हो और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो दोनों आएंगे ए एंड बी। थेफ्ट बाई बल्कर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉसेस, लॉस हो गया क्योंकि चुरा लिया ना। एक्वायरिंग ट्रेडमार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। ट्रेडमार्क क्या होता है, हमने अपने बिजनेस का कोई ट्रेडमार्क बनाया कि हाँ हमारा ट्रेड लाइन, ट्रेडमार्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने कोई डिज़ाइन बनाया, लोगो बनाया, वही ट्रेडमार्क है।
पेप्सी का पता होगा लोगों को कैसा होता है, उसी तरीके का। ए सेट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। अकाउंट्स के सेट को लेजर कहते हैं। कह रहे बोथ जर्नल एंड लेजर आर इंपॉर्टेंट बुक यूज्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जर्नल में सबसे पहले एंट्री करते हैं इसलिए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। कैश बुक में केवल कैश रिकॉर्ड किया जाता है। पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय सेपरेट पर्सन कॉल्ड पेटी कैशियर। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज जर्नल प्रॉपर। याद रखना, जर्नल प्रॉपर कहा जाता है, और जो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। चलो भाई, बिल्स रिसीवेबल बुक्स इज ए पार्ट ऑफ नन ऑफ दीज। समझ में आ रही बात? बिल रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ, लेजर तो है नहीं, जर्नल भी नहीं है और बैलेंस शीट भी नहीं है, तो ये क्या है? बिल रिसीवेबल बुक, इनमें से कुछ नहीं है। वैसे है क्या? सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, सब्सिडरी बुक ऑफ जर्नल है, जर्नल नहीं है, सब्सिडरी बुक ऑफ जर्नल है, जर्नल की सहायक पुस्तक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प इन लोकेटिंग क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर पता करने में मदद करता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एन एंट्री ऑफ 320 हैज बीन डेबिटेड टू राजेश अकाउंट एज 230। देखो गलती कर दी, 320 की जगह 230 लिख दिया बच्चों, तो कमीशन की एरर है। चलो, एन एंट्री ऑफ 500 वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट एज वेजेस आर बी कैपिटलाइज, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। पता नहीं था, बताओ, गलती से मशीनरी कर दिया, क्या मशीनरी अकाउंट है एज वेजेस, समझिए, इंस्टेड ऑफ मशीनरी, मशीनरी अकाउंट की जगह क्या लिख दिया? वेजेस अकाउंट लिख दिया, तो हमें रूल नहीं पता था इसलिए ऐसा कर दिया ना, प्रिंसिपल की गलती। एक्सपेंस 200 रुपये का था, नई मशीन खरीदी और फिर हमने मशीनरी अकाउंट में उसको डेबिट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक, बिल्कुल ठीक। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस डेबिट किए जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? विच आइटम इज सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करते, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट क्या करते हैं? वही पुराना रूल, याद रखना, जितनी भी एसेट्स होगी, जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉस होंगे, सब डेबिट होंगे। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस, याद रखना, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस विल बी डेबिटेड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एसेट्स एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज इनकम प्रॉफिट के अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट करोगे। चलो आगे देखते हैं बच्चों। एक कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर इज रिकॉर्डेड इन, एक चेक डिसऑनर हो गया कस्टमर का, तो ये आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में, क्योंकि थोड़ा बैंक से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगा, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कैश अब हमें नहीं मिल पाएगा। चलो, रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम रहीम इज इंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। कैश सेल आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिटर्न गुड टू बजाज एंड कंपनी इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। बजाज एंड कंपनी को हमने माल वापस किया तो परचेज रिटर्न हो गया, उसी बुक में दिखाएंगे। सेल ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन सेल बुक। मशीनरी परचेज ऑन द अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। आपने मशीन खरीदी तो बताइए, और ऑन अकाउंट जब वर्ड लिख कर आ जाए, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। मशीन उधार खरीदी तो बताइए, अगर आप मशीन उधार खरीदोगे तो मशीन तो एक एसेट्स है, तो परचेज बुक में दिखाएंगे नहीं, सेल बुक में दिखाएंगे नहीं, परचेज रिटर्न में नहीं दिखाएंगे, सेल रिटर्न में नहीं दिखाएंगे, और उसके बाद कैश बुक में नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैश नहीं आ रहा है। बिल रिसीवेबल में नहीं दिखाएंगे क्योंकि बिल नहीं लिखा गया, बिल्स पेएबल में नहीं दिखाएंगे। तो जो कहीं नहीं दिखाया जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में दिखाया जाएगा, तो जर्नल प्रॉपर में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलो जल्दी से लास्ट। एक बिजनेस में 1 जनवरी को नेट एसेट दिखा रही है 6,000 रुपये की, 31 जनवरी को 7,500 रुपये की। अगर ऑनर ने 1,000 रुपये विड्रॉ किया है तो नेट इनकम क्या होगी? जब आप इसको जोड़ो घटाओगे तो 2,500 रुपये आएगा। तो कैसे जोड़े घटाएंगे? आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? एसेट्स अकाउंट बना लेना बच्चों। अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा, दिखा देता हूँ। नेट एसेट्स
क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर है 89। इसका फॉर्मूला मैं भी दिखा दूंगा, चलो अच्छा देख लो साथ में। 89 फॉर्मूला, क्लोजिंग एसेट निकालनी है बेटा। देखो कुछ क्लोजिंग एसेट का फॉर्मूला, क्लोजिंग एसेट का फॉर्मूला है क्लोजिंग एसेट बराबर ओपनिंग एसेट्स माइनस विड्रॉल प्लस नेट इनकम। जैसे ही ये करोगे आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 2500 रुपये। ये देखिए, चलो इसी तरह 90 है, इसका भी फॉर्मूला नीचे है। 91, इन अकाउंटिंग सोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल टू देयर यूजेस। इन अकाउंटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन रिमेन्स अनइफेक्टेड। अगर सारे ट्रांजेक्शन आप कर दोगे एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इनकम आर क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का है पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट्स लायबिलिटी। मैसर्स हरी एंड सन्स अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। रेंट बेटा खर्चा है इसलिए नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड एक खर्चा है, लेकिन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ये कैसा खर्चा है, ये बिजनेस का काम तो है नहीं, तो ये बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन द ऑनर्स इक्विटी। डिक्लेयर डिविडेंड को ऑनर की इक्विटी में जोड़ा जाता है। हु इज इंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने का अधिकार है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, और ये हमारे कुछ 46, 89 और 90 क्वेश्चन का सल्यूशन ये रहा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो यहाँ से हिंट ले लीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपने प्यारे से आपके प्यारे से कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाऊं और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आपको फिर से कुछ अच्छा सिखाता हूं, जो कि वनडे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिस्टमेटिक चल रहे हैं, डोंट वरी। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।